तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। उत्तर प्रदेश लाइव में आज हम बात करेंगे अंबेडकर बहाना, दलितों पर निशाना। आज भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। सभी दल भीमराव अंबेडकर को आज याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जहां एक तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो वहीं सीएम योगी ने भी न केवल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि वो इससे जुड़ी सभा में भी हिस्सा लेने वाले हैं। और अब जरा यहाँ पर यूपी में दलितों का एक समीकरण जो है वो भी आपको समझा देती हूँ। प्रदेश में दलितों की आबादी 21% है और इसमें सबसे ज्यादा संख्या जाटव वोटर की है। जाटव वोटर करीब 14% यूपी में है, जबकि पूरी यूपी में दलितों की उपजाति 66 है। और साथ ही देखिए, यूपी के 42 जिलों में दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है, जबकि विधानसभा की 85 ऐसी सीटें हैं जो दलितों के लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए इन 85 रिजर्व सीटों के बारे में जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। 2012 में सपा को 32.5% वोट मिले, बसपा को 27% वोट के साथ 15 सीटें मिली, बीजेपी को महज 14% वोट के साथ केवल 3 सीटें मिली। और 2017 में बीजेपी 69 सीटें जीती, सपा को 19% वोट और 7 सीटें मिली, जबकि बसपा केवल 2 सीट जीत पाई। और 2022 के अगर चुनावों की हम बात करें तो 2022 में बीजेपी को 56 आरक्षित सीटों पर जीत मिली। करीब 41% मिले वोटों में दलितों का एक अहम योगदान रहा, जबकि बसपा को 12% वोट मिले। उधर योगी सरकार की अगर हम 2.0 के मंत्रिमंडल को देखें तो उसमें भी दलितों को प्राथमिकता दी गई है और उसमें 9 दलितों को मंत्री बनाया गया है। जहां बसपा अपने हाथ से निकला दलित वोटर वापस अपनी ओर करना चाहती है, तो वहीं सीएम योगी इस बार मिले दलित वोटर्स को बनाए रखना चाहते हैं। अब सवाल यह है, क्या राजनीतिक दल अंबेडकर की जयंती के बहाने दलितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? इसी पर आज हम बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। कौन से वो खास मेहमान हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। बीजेपी विधायक धनौरा से राजीव तरारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार, धन्यवाद। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। और सपा से तारिक मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्द ही जुड़ेंगे। तो 2 मेहमान जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। और फिलहाल हमारे साथ बीजेपी विधायक राजीव तरारा धनौरा से मौजूद है। सर, आप ही के पास में सबसे पहले आना चाहूँगी, क्योंकि अभी 2 मेहमान हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जल्द ही वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पर सवाल ये है कि हम सब जानते हैं कि इससे पहले बसपा ने जो है अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर चुनाव लड़ा, कई बार वो सत्ता में भी आई। अब क्या बीजेपी इस चीज़ को समझ चुकी है और अब अम्बेडकर के बहाने दलितों को साधने की एक कोशिश की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संगठन ने भी और सरकार ने भी, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ सबके विकास के आधार पर काम किया और कोई भेदभाव नहीं किया कहीं भी किसी भी योजना के अंतर्गत। और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का सम्मान पहले से करती आई है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही देश के प्रधानमंत्री बने, बाबा साहब के वो 5वें स्थान जहाँ पर उनका जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई, अंतिम संस्कार हुआ, ऐसे 5वें स्थानों को पंचित तीर्थ घोषित कर उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम किया, उसको पहचान दिलाने का काम किया। और बाबा साहब को सम्मान देने का काम निरंतर भारतीय जनता पार्टी और या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती आई हैं। तो कहीं कोई ये चुनावी मुद्दा नहीं। जब बाबा साहब ने जो देश के लिए काम किया, दलितों के शोषितों के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया, उसी के परिणाम स्वरूप बाबा साहब का सम्मान हमारी पार्टी करती आई। और आप भारतवर्ष में अब देख रहे हैं, हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति वो दलित समाज से ही आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको बनाने का काम किया है। हमारे बहुत सारे राज्यपाल बनाने का काम किया, मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर देश के विभिन्न राज्यों में बनते आए जो बाबा साहब के बनाए संविधान के कारण। और जो एक चाय बेचने वाले बालक देश की सेवा का संकल्प लेकर आगे बड़े होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और वो प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। और जो हमारा अनुसूचित समाज है उसको बराबर योजनाओं का लाभ दिया गया, जाटव समाज को बराबर योजनाओं का लाभ दिया गया
इस 14 पर से मैं बात लेकर करूंगी 19 की सर आपसे, सरकार में। लेकिन आपने और कहा कि बीजेपी जो है शुरू से ही किसी भी अंबेडकर योजना में जी कोई का भेदभाव सम्मान नहीं करती है। आई है। ठीक है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम करना और उसमें शामिल होना, ये हम देख रहे हैं कि बीजेपी इस साल से मतलब पहली बार कर रही है। हालांकि इससे पहले छोटे मोटे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन बड़े स्तर पर अब कार्यक्रमों का आयोजन करना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्या वाकई में ये अंबेडकर जी को एक श्रद्धांजलि है, या केवल चुनावों के लिहाज से इसे देखा जाए दलित वोटर्स को बनाए रखने के लिए अपने साथ? भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों के नाम पर राजनीति नहीं करती। आपने देखा कि जो भी महापुरुष जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनकी जयंती को, उनके जन्मोत्सव के कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाती आई। अभी महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती थी, तो उसको भी धूमधाम से मनाया गया पूरे देश के अंदर। और गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, उसको भी धूमधाम के साथ भारतीय जनता पार्टी हमारी मनाती आई है, हमारी सरकारें मनाती आई हैं। और अभी जो हमारे महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार का, जो हमारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चलाई गई, एक रिकॉर्ड बनाया गया, 36 घंटे कंटिन्यू विधानसभा चली और विकास के विभिन्न मुद्दों पर उसमें चर्चा हुई। प्रदेश को किस तरह से आगे लेकर के जाए हम, उस पर चर्चा हुई। तो ये दलितों का नहीं, बल्कि वो जो महापुरुष जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, उनके जन्मदिन को मनाते आए हैं। और जाटव समाज अब समझ चुका है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने केवल उसका प्रयोग किया है वोट के लिए। जो सम्मान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, बाबा साहब को भी दिया है और हमारे अनुसूचित समाज को भी दिया है। और जो मुख्य धारा से दूर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, विभिन्न योजनाएं चला करके उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बराबर सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जो सराहनीय प्रशंसनीय काम किए, उससे प्रभावित होकर अनुसूचित समाज और विशेष रूप से जाटव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022 के चुनाव में आया साथ। 2014 में भी वोट मिला है, 2019 में भी मिला है। ठीक है, अब 14 में कितना साथ मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। में तो बड़ी संख्या में हमारे जाटव समाज के साथ साथ अनुसूचित समाज के भाई बहनों ने वोट किया। वो समझते हैं ठीक है राजीव जी, अब ये जो दलित वोटर है ये बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं? हालांकि कोशिश तो की जा रही है, ये वक्त बताएगा कि वो साथ रहेंगे या नहीं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, उनका मैं यहाँ पर रुक कर लेती हूँ। विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। जानता है कि देश को मजबूती देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश के आदरणीय। ठीक है सर, अभी मैं आपसे और कई सवाल पूछने वाली हूँ। प्रभावित होकर जाटव समाज उधर बढ़ा है, तो बाबा साहब की जयंती से कोई राजनीति या राजनीतिक रोटी सेकने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाबा साहब का सम्मान करती आई है हमारी पार्टी भी और हमारे नेता भी। ठीक है विजय जी, यहाँ पर आपके पास मैं आना चाहूंगी। ठीक है सर, मेरे पास और भी गेस्ट है, रुकिए राजीव जी रुकिए, मेरे पास और भी गेस्ट है, उनको भी मुझे समय देना है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय उपाध्याय जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अंबेडकर की जयंती जो है सभी दलों की तरफ से मनाई जा रही है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप किस तरीके से देखते हैं इन तमाम आयोजनों को? क्या वाकई में, यहाँ पर सवाल मेरा आपसे यही है, क्या वाकई में एक तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है, या दलित वोटर्स को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश यहाँ पर सभी दल कर रहे हैं? देखिए, अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं और देश में सभी के हैं, हर वर्ग उनको मानता है, चाहे जिस समुदाय जिस जाति की बात कर ले। एक पॉलिटिकल आइकॉन बनाने की कोशिश की जाती है, खास तौर पे जो वंचित शोषित और दलित हैं उनके लिए, और वो इसलिए बनाया जाता है कि आप अंबेडकर से को देखिए, इन्होंने एक ऐसी परिस्थिति से उठकर देश के संविधान को रचने तक का जो सफर उन्होंने तय किया, वो भी मुश्किलों से भरा था, आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके अपनी योग्यता को साबित किया। यानी कि अवसर सबके सामने उपलब्ध है, आप उसे एडॉप्ट करिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि दलितों को अंबेडकर को देखना चाहिए। वो इसलिए नहीं कहा जाता है कि अंबेडकर दलित है, लेकिन वो दलित हैं और इतने ऊंचे पद तक पहुंचे और इतने महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। अब उनसे प्रेरणा लेने की बात है। बहुत से लोग जो ऐसे शेड्यूल कास्ट श्रेणी में हैं, उन पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे हैं। ऐसे पूरे परिवार हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में है, भारतीय पुलिस सेवा में है, भारतीय रेवेन्यू सेवा में है, पूरा परिवार है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं, उनमें एजुकेशन का वो नहीं है जोश जैसा होना चाहिए या जैसी उम्मीद की जाती है।
स्कूल चलो अभियान उन्हीं के लिए चलाना पड़ता है, स्कूल में बच्चे कमाते हैं, उसका एक कारण है आर्थिक कमजोरी। लेकिन आर्थिक कमजोरी अम्बेडकर जी के भी साथ थी, फिर भी वो उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी। तो ये जो राजनीति होती है अम्बेडकर पे, वो भी आपको ये मानना चाहिए कि एक सकारात्मक पहले एक ब्रांडिंग अम्बेडकर जी की होती है, और सिर्फ इसलिए ज्यादा महत्व उनको दिया जाता है और ज्यादा ब्रांडिंग या ज्यादा पॉलिटिक्स उन पे होती है कि समाज का जो तबका पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, वो अपने को ताकतवर महसूस करे और समाज की मुख्य धारा में या राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे आके खड़ा हो। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी ना जब हर दलित को उसका अधिकार मिल जाएगा, हर दलित का विकास हो जाएगा, हर दलित को शिक्षा मिल जाएगी। वो करिए ना, फिर उसे तो अपने आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन इस तरीके से बड़े बड़े कार्यक्रमों में केवल दलितों के लिए भाषण दे देना, क्या उसे सही मानते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इसको सही नहीं मानता। लेकिन हर दलित को शिक्षा मिले, ये किसकी जिम्मेदारी है? उस दलित परिवार की जिम्मेदारी है जिसका बच्चा स्कूल में, जिसका नाम लिखा दिया स्कूल के टीचर ने स्कूल चलो अभियान में, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहा। तो ये जिम्मेदारी उस माता पिता की भी है, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे, उसको नहला धुला के साफ सुथरे यूनिफॉर्म पहना के उसकी कापी किताबें ठीक से रख के भेजे और बच्चे को धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। ये सिर्फ सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जो गांव में हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे वर्कर की इन चीजों में रुचि कम होती है। फिर भी परिवारों को चाहिए कि वो जो सरकारी संसाधन उपलब्ध हैं, जो उनके हक हैं, अब हक की जब बात होती है कि भाई उनको अधिकार से वंचित किया गया, जितने अधिकार कानून के तौर पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पास है, उतने अधिकार किसी के पास नहीं। तो अधिकारों से सबसे ज्यादा लैस है, और आज से नहीं लैस है ये कम्युनिटी, वर्षों वर्ष से, आजादी के बाद से लैस है। लेकिन वो इतने मजबूत अधिकारों के बावजूद अपने को काफी आगे लाने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनकी रुचि कम हो जाती है, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो अपनी जो उनका एक विषैला दुष्चक्र है, जिसे विशियस साइकिल कहते हैं, जिसमें गरीबी है, गरीबी की वजह से अशिक्षा है, अशिक्षा की वजह से आर्थिक स्थिति खराब है, स्वास्थ्य खराब है, और फिर गरीबी है। इन कारणों से तो ये जो दुष्चक्र है, इससे निकलने की कोशिश उन परिवारों को खुद भी करना चाहिए। आमतौर पे आप देखिए कि बहुत कम पैसे में संतुष्ट होना और बहुत कम इनकम में देखने को मिलती है। जो लोग पात्र होते हैं उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, जो अपात्र होते हैं उनको वो लाभ ले रहे होते हैं। ठीक है, मैं इस पर आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर सपा प्रवक्ता भी है मोहम्मद तारिक, उनका भी रुख करना चाहूंगी। मोहम्मद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और यहाँ पर हमने देखा था चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के आपके जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से तमाम जनसभाओं में, चुनावी भाषणों में उन्होंने कहा था कि अंबेडकर की मूर्तियां बनाई जाएंगी। उनका जिक्र वो हर बार करते थे। लेकिन आज अब अंबेडकर जयंती है तो लखनऊ में ही नहीं है अखिलेश यादव। नहीं, वो लखनऊ में नहीं है, मगर सैफई में उन्होंने अंबेडकर जयंती, अंबेडकर की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया है। अब जो जमा है, अगर किसी काम से अगर वो सैफई में है तो उन्होंने वहां से वो चीज किया है। और अम्बेडकर जी की जो इज्जत पूरा हिंदुस्तानी करता है वो समाजवादी पार्टी क्या है। मगर हाँ, जरूर जो दलितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको कुछ हद तक जो बसपा नहीं उठा रही थी, उसको चुनाव के टाइम पे भी और चुनाव के बाद भी हम लोगों ने दलितों से जुड़े हुए मुद्दों को वादा किया था कि उसको जोर शोर से विधानसभा में उठाया जाएगा। और वो नेता भी हमारी पार्टी में जितने भी बीएसपी के जितने भी बड़े नेता थे, वो चाहे रामाचल राजभर हो, इंद्रित सरोज हो, त्रिभुवन दत्त हो, ये सब बीएसपी के फाउंडर मेंबर टाइप के उस टाइम के जुड़े हुए बीएसपी के मेंबर हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ है, तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ अपना वोट भी तो लेके आए होंगे। ये तो हो गई एक बात समाजवादी से जुड़ी हुई। मगर आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती हम मना रहे हैं, उस वक्त पे हमें सबसे ज्यादा खास बात इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा संविधान कहाँ जा रहा है। हम कितना ज्यादा संविधान का उल्लंघन करते जा रहे हैं। आप देखिए कि जगह जगह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। आपको बताया जाएगा कि आप ये इस वक्त खाएंगे या ये नहीं खाएंगे, और ये इस वक्त पहनेंगे और इस वक्त नहीं पहनेंगे। ये डायरेक्टली उसी भीमराव अम्बेडकर की जिसकी आप जयंती मना रहे हैं। तो जो लोग उसको ब्रीच कर रहे हैं या उसको तोड़ रहे हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, वो चाहे संघ के लोग हो, उनको तो वो जयंती कैसे बना रहे हैं। वो जब आप जगह जगह अपने आर्टिकल को ही आप जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं को ब्रीच करते जा रहे हैं। और फिर अंबेडकर की बात करेंगे तो अंबेडकर की जहां बात आएगी तुरंत संविधान की बात आई, और जैसे ही अंबेडकर की बात आई संविधान की, तुरंत फंडामेंटल राइट की बात आएगी।
अमेरिका ने बहुत टफ वर्डों में, अभी अमेरिका के विदेश मंत्री इंडिया आए हुए थे और अमेरिका ने अमेरिका से कहा, लिखा है, मेरे पास उसकी कटिंग है कि वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं जो ये सब काम देखते हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये वो लोग कह रहे हैं जो आप जिससे विदेश मंत्री आप ही के देश में हैं। तो जब आप फंडामेंटल राइट की रक्षा करने की बात नहीं करेंगे, जब आप अपने जो भी लोगों के अधिकार लोगों को दिए संविधान ने वो बाबा साहब नहीं दिए, तो जब उसकी बात नहीं करेंगे, जगह जगह आप जो धार्मिक भावनाएं हैं उनके हिसाब से काम करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से लोगों का घर गिरा देंगे उनको सिर्फ इसलिए कि वो ऐसा था, और बगैर किसी कानून के। बात फिर आएगी, जहां पर बात आएगी कानून की वहां बात आएगी संविधान की, और तुरंत बात आएगी बाबा साहब। तो मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जैसे ही जरा सा भी फंडामेंटल राइट का वो तो ठीक है, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, जब मौका आया तो फिर उस तरीके से सेलिब्रेट भी तो करिए। समाजवादी पार्टी कार्यालय में सेलिब्रेट हुआ है, नरेश उत्तम पटेल थे वहां पर, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, सब जितने स्टेट के बड़े नेता थे वो स्टेट कार्यालय में मनाया गया है। वो मनाने से, मैं फिर कह रहा हूँ, आप जयंती मना ले उससे क्या मतलब है, जब तक उन राइट्स को बचाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो काम न करें, सरकार काम न करे, तो क्या मतलब है। इसीलिए तो बनाया गया था फंडामेंटल राइट। राजीव जी वो कह रहे सरकार काम ना करे, लेकिन जयंती मनाने से क्या होगा। मायावती ने भी आज, ठीक है, आर्टिकल बना दिए गए थे फंडामेंटल राइट ठीक है, ताकि आप ठीक है तारिक जी, ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब उनसे लूंगी, लेकिन यहाँ पर राजीव जी इस बात का भी जवाब दीजिए कि मायावती भी जो है वो ट्वीट करके आरोप लगा रही हैं कि उपेक्षित वर्ग के विकास का मुद्दा उठाया और मौजूदा सरकार पर ऐसे वर्ग के विकास के लिए काम करने वालों से अवसर छीनने का उन्होंने आप पर आरोप लगाया है। उन्होंने कई तरीके के आज इस मौके पर ट्वीट करके कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरा है। देखिए, इसका तो अभी 2022 के चुनाव में अनुसूचित समाज ने जवाब दे दिया है। एक सीट तो बसपा निकाल पाई है, और जो समाजवादी के हमारे भाई अभी बोल रहे थे, इनके नेता लोग बाबा साहब को भूमाफिया बोलते थे। आजम खान ने इस तरह के बयान दिए, इनके नेताओं ने बयान दिए। अखिलेश जी चुनाव के दौरान बाबा साहब का नाम ले रहे थे और आज लखनऊ में नहीं है। बहन जी को मारने की कोशिश की, बचाने वाले अनुसूचित समाज की एक नेता को मारने की कोशिश समाजवादी के लोगों ने की। और ये बाबा साहब का और दलितों का अपमान हमेशा करते हैं समाजवादी के लोग। सर्वाधिक अत्याचार 12 से लेकर 17 तक यदि अनुसूचित समाज पर हुए हैं तो समाजवादी की सरकार में हुए, और वो भी जाटव समाज पर हुए हैं। आज ये हितैषी बन रहे हैं। 2014 से आप उठा लीजिए, किसी भी गांव में चले जाइए, लिस्ट लेकर मेरे पास ले आइए, मैं तो आमंत्रित करता हूँ, मेरी विधानसभा में आइए, मेरे जनपद में आइए, और आप लिस्ट लेकर चलिएगा। बिना मुस्लिम के नाम पर या जाटव के नाम पर या अनुसूचित समाज के किसी व्यक्ति के नाम पर किसी योजना को दाएं बाएं नहीं किया है, बल्कि 100% भारत के संविधान के अनुसार जैसी व्यवस्था बाबा साहब संविधान में देकर गए ऐसा लागू किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो। भेदभाव तो इनके यहाँ किया जाता है, ये बेटियों में भी भेद कर देते थे योजनाओं के नाम पर। तो भाजपा सरकार में कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और इसी का परिणाम है ये हल्ला काटे घूम रहे थे। 273 सीटों के साथ पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, ये एक रिकॉर्ड है। दोबारा सरकार बनना उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जो योगी जी ने काम किए, भाजपा सरकार ने काम किए, संगठन ने काम किए, कोरोना काल के अंतर्गत काम किए, अनुसूचित समाज वो दलित वोटर्स आपकी ओर खिंचा और इस वजह से ये नतीजे हमने देखे। समझता है आज अनुसूचित समाज की भारतीय जनता पार्टी ही उनकी हितैषी है, और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का सम्मान हमेशा से करती आई है। वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि हमेशा से करती आई है, देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, मैं ठीक है राजीव जी, मैं पूछूंगी कौन से वो काम जो बीजेपी ने किए दलितों के उत्थान के लिए प्रदेश के अंदर, वो पूछूंगी मैं आपसे, लेकिन विजय जी के पास यहाँ पर एक बार जाना चाहूंगी। संपत्ति कमाई थी उन पर कार्रवाई होनी। विजय जी, यहाँ पर क्या लगता है कि मायावती जो है 2022 को लेकर कहीं ना कहीं उनके अंदर असुरक्षा की भावना है, क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा उनका जो कोर वोटर था वो भी उनके पास से खिसक गया। अब वो चाहती है कि उनका कोर वोटर जो है वो उनके पास वापस लौटे, और ये न्याय होना चाहिए। उन्होंने देखिए मायावती जी का जो, ठीक है राजीव जी रुकिए, आप विजय जी बोल रहे, जरा उनको सुनिए।
मायावती जी का जो जनाधार कमजोर हुआ उसके पीछे के कारण उनकी पार्टी के जो रीति नीति है, जो तरीका है, उसकी वजह से हुआ। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि आज के जमाने में जो हमारा गरीब तबका है उसको अपने अधिकार, अपने हक और कर्तव्य तीनों चीज अच्छे से पता है। और जितनी जानकारी हमको आपको है उतनी जानकारी उसको भी है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच चुका है कि उसे सुविधाएं भले ही आर्थिक न मिल रही हो, लेकिन उसे जानकारी सब मिल रही है। तो जब जागरूकता आती है तो लोगों को लगता है कि हमें हमारे लिए क्या बेहतर है, वो चुनने का हक उसे होता है और वो चुनता है। बीएसपी का अपना एक तरीका है राजनीति करने का। उस तरीके के साथ अब जो दलित वोटर है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। पिछले लगातार चुनाव में आप देखें उनका वोट नीचे गिर रहा है। गठबंधनों के बावजूद उनका वोट नीचे गिरा, और गठबंधनों के बावजूद उत्तर प्रदेश में विपक्ष को सफलता नहीं मिली। उसका जब कारण आप तलाशेंगे तो उसमें एक ये भी मिलेगा कि लोग बहुत जागरूक हैं, क्योंकि पुराने जमाने में यानी 2014 के पहले, मैं बीजेपी को क्रेडिट देता हूं, लेकिन वो क्रेडिट का कारण ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई दुनिया में। डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए, अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो ट्रांसफर होने लगे। अब किसी को आर्थिक मदद पहुंचानी है तो हम लेखपाल के या पंचायत सेक्रेटरी के भरोसे नहीं है, जो उसमें से एक अपना हिस्सा काट के निकाल लेता था। और अगर 1000 रुपए किसी के पास पहुंचाने हैं तो उसके पास 500 रुपए पहुंचते थे, 500 रुपए लोग रास्ते में गायब कर देते थे, या उससे ही ले लेते थे कि भाई हम तुम्हें तभी देंगे जब हमारा इतना हिस्सा दोगे। तो अब सीधे अकाउंट में पहुंच रहा है। तो लोग जान रहे हैं कि जो सरकारी योजनाएं हमें मिल रही हैं वो हमें सीधे मिल रही हैं, तो उनको निर्णय लेने के लिए ज्यादा आसानी हो रही है। मायावती ने जिन बिंदुओं की बात की थी अपने राजनीति की शुरुआत के दौर में, उसमें सबसे प्रमुख था स्वाभिमान। तो जो स्वाभिमान है वो हर वर्ग में अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान सभी को बहुत प्यारा है। किसी के सामने किसी योजना के लिए, किसी सुविधा के लिए, चाहे आवास हो, चाहे सोलर लाइट हो या खड़ंजा हो या पेयजल हो, अब गिड़गिड़ाना नहीं है, पीछे पीछे घूमना नहीं है किसी जनप्रतिनिधि के सामने कि भाई हमारे यहाँ एक हैंडपंप लगा दो। जब चीजें आसान होती हैं तो जनता अलग तरीके से सोचना शुरू करती है, और इसी को मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में राजनीति का एक नया दौर शुरू है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल अब जनता अपने हक को अच्छे से उसका लाभ उसे मिल रहा है। जब लाभ मिलता है तो सोच बदल जाती है। इस स्थिति से लोग धीरे धीरे और बेहतर स्थिति में जाएंगे। क्यों जाएंगे? कि जब आपके पास संसाधन बेहतर होंगे तो सोचने के लिए आपके पास ज्यादा क्षमता होगी और ज्यादा अच्छे ढंग से, ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप सोचेंगे। स्वाभिमान बहुत जरूरी है, साथ में आपको सत्ता में भागीदारी बहुत जरूरी है। आप देखिए कि लेकिन विजय जी, क्या, क्योंकि रियलिटी तो आप वहाँ बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप वहाँ रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं। जो जैसे राजीव जी कह रहे हैं, बीजेपी भी खुद बड़े बड़े दावे करती है कि हम दलितों का विकास कर रहे हैं, उनका उत्थान कर रहे हैं, उनको हर सुविधाएं दे रहे हैं। क्या वाकई में धरातल पर ऐसी चीजें दिखती है वहाँ पर? देखिए, इसको हम कैसे समझेंगे कि वास्तव में धरातल पे क्या है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस समाज के कौन से लोग कहाँ जा रहे हैं। जैसे एक आईपीएस ने अभी नौकरी छोड़ी, राजनीति उन्होंने शुरू की तो उन्होंने बीजेपी को चुना। असीम अरुण उनका नाम है, वो जाटव समाज से हैं। ऐसे ही बेबी रानी मौर्य जो गवर्नर थी, अभी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। तो जो जाटव समाज के लोग हैं, जो बीएसपी के कोर वोट हुआ करते थे, उनको भी अब नए दौर की राजनीति में उन्हें लगता है कि हमें सबके साथ मिल के काम करना है। यानी हम अगर अलग से अपनी ही पहचान में चिपके रहेंगे, यानी कि हम जाटव हैं तो हमारी पार्टी बीएसपी है, लोग इससे मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए कि सिर्फ एक बिरादरी से आप कोई राजनीतिक लाभ हासिल नहीं कर सकते, आपको सबके साथ मिलना पड़ेगा। और जो विचारधारा की राजनीति करेगा और जो मुद्दों की राजनीति करेगा उसको कामयाबी मिलेगी। और ठीक है, तो एक तरीके से ये माना जाए कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को समझ आ रहा है कि एक जाति धर्म, एक किसी पार्टी से नहीं जुड़ना है और जो विकास करेगा उसी के साथ जाना है। ठीक है तारिक जी, क्या आप भी यही चीज समझते हैं, ये इत्तेफाक रखते हैं, या कुछ और यहाँ पर आपकी राय है इसको लेकर? बात को लेकर राय की अलग है। आपको ये देखना है कि मतलब धारा में रहने की बजाय तो उनके जो दलितों के मुख्य नेता हैं उनको ये देखना है कि दलितों का हित कहाँ पर है।
उस चीज का ध्यान रखकर, क्योंकि अभी इस अवस्था पे वो बोल रहे थे कि समस्याएं बहुत हैं दलितों के साथ। मैं मानता हूँ कि उनका जो अभी वो जो इतना अपलिफ्टमेंट उनका होना था, वो उस संविधान के निर्माता बनाने के बाद के कई सालों बाद अब तक नहीं हो पाया है। तो वो उनको ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जो हित हैं वो कहाँ पर ज्यादा सुरक्षित हैं कंपेयर टू एक पार्टी से या दूसरे पार्टी में। तो वो खुद उनके भी नेता हैं, और दलित जैसा कि अभी बता रहे थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से वो खुद भी जागरूक है। तो उसमें लेकिन ये भी कहना मैं नहीं इस बात से इत्तेफाक रखता कि दलितों की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं, बहुत बेहतर हुई है। और उसके पीछे जो क्रेडिट है वो भी ज्यादातर क्रेडिट अगर दिया जाएगा तो वो संविधान को ही दिया जाएगा, क्योंकि ठीक है। तो अब तो मौका तो मिल रहा है ना, अब तो मौका उन समाज के लोगों को भी मिल रहा है, वो राजनीति में आ रहे हैं, वो अपने समाज के लिए काम करेंगे। अभी भी उनको और अपलिफ्ट करने की जरूरत है, मगर वो जरूर जहाँ थे वहां से काफी अपलिफ्ट हुए हैं, क्योंकि हम लोग भी समाज में ही रहते हैं, गांव में ही जाते हैं। मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ, वहां भी जाता हूँ, देखता हूँ। पढ़ाई में भी वो आगे आए हैं, वो अपने सोशल स्टेटस पे भी आए हैं। उसमें किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा। जब भी जिनकी भी सरकारें आई हैं, चाहे सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो, उन्होंने प्राथमिकता के साथ उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर किया है। वो चाहे अखिलेश की सरकार हो चाहे मायावती की हो, तो बीजेपी भी है, सब किया है, और उनका अपलिफ्टमेंट देखा भी है, हमने दिखा है। ठीक है राजीव जी, यहाँ पर आखिरी सवाल मैं आपसे जल्दी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से आप ज़रा इसका सवाल दें। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि एक सरकार का तो योगदान नहीं रहता, बाकी सरकारों की तरफ से भी काम किए जाते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अब जब हम, क्योंकि योगी सरकार 2.0 में देख रहे हैं कि 9 मंत्री जो है वो दलित समुदाय से हैं, तो क्या उम्मीद की जाए कि इस समुदाय के लोगों के लिए ये सभी लोग जो है काम करेंगे? आप खुद एक जाटव समुदाय से आते हैं, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या कमियाँ हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से 22 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के लिए, जाटवों के लिए, या जो जिनको आवश्यकता है, जो योजनाएं वहां तक पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंच रही हैं। और हमारे सम्मानित पत्रकार अभी अपने विचार रख रहे थे। निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार चरम पर था, और विशेष रूप से पिछली सरकारों में जो रहा, वो डायरेक्ट उनको लाभ उनके अकाउंट में पहुंच रहा है। तो भ्रष्टाचार को भी खत्म किया गया, और प्रत्येक कार्य का जहां जो जैसी आवश्यकता महसूस हो रही है, और सर्वे किए जा रहे हैं, उसके हम लोग भी घूमते हैं, अधिकारीगण सब उसमें लगे रहते हैं। तो अब जो भी जहां जो खाई है उसको पाटने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है। और ठीक है, आगे उम्मीद भी करते हैं कि अब क्योंकि उन नेताओं को मौका दिया जा रहा है, तो आगे उनके लिए और काम होगा। बिल्कुल, यहाँ पर समय की कमी है, माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगी, और शुक्रिया अदा आप सभी मेहमानों का करना चाहूंगी। राजीव जी शुक्रिया, तारिक जी आपका बहुत शुक्रिया, विजय जी आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आज पूरे प्रदेश के अंदर अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, और लेकिन यहाँ पर इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि अम्बेडकर जयंती के बहाने जो है दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है। बसपा, जिसका एक कोर वोटर दलित पहले हुआ करता था, जिसके सहारे कई बार बसपा सत्ता में भी आई, लेकिन अब वो कोर वोटर कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे में बीजेपी अब यहाँ पर उस वोटर को बनाए रखना चाहती है आगे 2024 के लिए। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर आखिर किसकी कोशिश जो है वो सफल होती है। क्या अम्बेडकर के बहाने यहाँ पर बसपा अपना कोर वोटर वापस कर ले पाएगी, या बीजेपी इस कोर वोटर को आगे बनाए रख पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।